मैं पंकज पालीवाल लेकर के आ गया हूँ एन एक्टर्स प्रिपेयर की हिंदी ट्रांसलेशन का 5th पार्ट। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट डे उससे आगे स्टार्ट कर दूंगा और मैंने वैसा ही किया। आज मैं लेकर के आ गया हूँ ये वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से भी आपको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ नया। और जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये सीरीज़ का आपको जो लिंक है वो आई बटन में मिल जाएगा। साथ ही में इससे रिलेटेड और वीडियो भी देखनी है तो उनका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। सेल्फ ऑडिशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, घर पे कैसे एक्टिंग सीखे, मूवी के सजेशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन उन वीडियोज़ पे इतने खास व्यूज़ नहीं हैं। इसको थोड़ा लोग तवज्जो दे रहे हैं या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन बाकी इसके अलावा लोग देखते हैं बट इतना नहीं है कि बहुत हाइप है। तो अगर आप लोग उससे कुछ सीख पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो हमने जहाँ से लास्ट छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हाउ कुड आई हैव गॉट होल्ड ऑफ द आर्ट ऑफ मिरर रिप्रोडक्शन, पॉल ने पूछा। लेट अस फाइंड आउट बाय यू आर टेलिंग अस मोर अबाउट हाउ यू प्रिपेयर्ड योर लेगो। तो डायरेक्टर ने बोला कि हम ये जानते हैं इससे कि तुमने कैसे प्रिपरेशन करी थी लेगो के लिए, ठीक है। टू बी श्योर दैट माई फीलिंग वर एक्सटर्नली रिफ्लेक्टेड आई यूज्ड अ मिरर। उसने बोला कि मैं अपना एक्सटर्नली देख पाऊँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने एक शीशे का इस्तेमाल किया। दिस इज़ डेंजरस उसके डायरेक्टर ने बोला कि ये डेंजरस है, खतरनाक है। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल इन द यूज़ ऑफ अ मिरर। कह रहे कि तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए जब भी तुम एक आईने का, शीशे का इस्तेमाल कर रहे हो। इट टीचेज एन एक्टर टू वॉच द आउटसाइड रेदर देन द इनर साइड ऑफ द सोल। वो कह रहा है कि जो ये हमेशा आपको सिखाएगा एक एक्टर को कि आपको आउटसाइड से कैसा दिखना है या आप कैसा कर रहे हो, लेकिन इनसाइड का नहीं दिखाएगा। और ये बहुत ही गलत होता है। ये जैसा कि इस बुक में आप अभी तक पढ़ रहे होगे कि समझ गए, ये आउटर को इतना अच्छा नहीं मानते। नाउ ऑन सेंसेशंस और द सेंसेशंस प्रिपेयर्ड फॉर योर पार्ट माई ओन बट एप्लीकेबल टू लेगो, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि consequently while you were working with the mirror, what interested you was not so much your exterior, your general appearance, your gestures, but principally the way in which you externalized your inner sensation। उसने कहा, जो डायरेक्टर था उसने कहा कि जब तुम कॉन्स्टेंटली कर रहे थे काम मिरर के सामने तो तुम इस बात से खुश नहीं होते कि तुम्हारा जनरल अपीयरेंस कैसा है या तुम कैसे हाथ पैर हिला रहे हो या फिर तुम कैसे दिख रहे हो, बट तुम्हारा फोकस ये था कि तुम जो इनर सोच रहे हो उसको तुम एक्सटर्नल दिखा रहे हो तो वो कैसा लग रहा है। तो पॉल जैसे कहता है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो डायरेक्टर कहता है दैट इज ऑल्सो टिपिकल, मतलब ये भी ऐसा ही होता है मोस्टली। आई रिमेंबर हाउ प्लीज्ड आई वॉज व्हेन आई सॉ द करेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आई फेल्ट। तो जो पॉल है वो बोल रहा है कि मेरे को अभी भी याद है कि मैं कितना खुश हुआ था जब मैंने करेक्ट रिफ्लेक्शन देखा कि मैं उदास हो रहा था और मैंने उदास ही देखा। मतलब ऐसा इसमें लिखा नहीं है लेकिन उसका मतलब यही है कि जो मैं फील कर रहा था वही मुझे शीशे में दिख रहा था, तो मैं बहुत खुश हुआ। दे बिकेम फिक्स्ड बाय देमसेल्फ थ्रू फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, मतलब मैंने फिक्स कर लिया बार बार सेम चीज़ करके। देन इन द एंड यू वर्कड आउट अ डेफिनेट एक्सटर्नल फॉर्म फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन सक्सेसफुल पार्ट्स इन योर रोल एंड यू वर एबल टू अचीव देयर एक्सटर्नल एक्सप्रेशन थ्रू टेक्निक। तो डायरेक्टर है उसने पूछा क्या तुम्हें एक्सटर्नल फॉर्म पे जब तुम सक्सेस पा ली थी वो पाने के बाद में तुम उसके क्या एक्सटर्नल एक्सप्रेशन तुमने पा लिए थे। वो कहता है एविडेंटली यस, वो कहता है हाँ। एंड यू मेड यूज ऑफ दिस फॉर्म ईच टाइम दैट यू रिपीटेड द रोल। और डायरेक्टर पूछता है क्या तुमने ये हर बार किया जब तुम उस रोल को तैयार कर रहे थे। वो कहता है यस आई डिड। Now tell me this, वो पूछ रहा है, did the established form come to you each time through an inner process or after it was once born did you repeat it mechanically without the participation of any emotions? It seemed to me that I lived it each time। पॉल ने डिक्लेयर कर दिया। तो वो पूछा है मुझे ये बताओ कि तुमने जब इनर प्रोसेस तुमने किया, जब तुम्हें पता लग गया कि वो दुखी है तो वो ऐसा कर रहा है, तो उसके बाद तुमने जब भी उसको प्ले किया तो वो हर बार बन करके आ रहा था या फिर तुम उसको सिर्फ मैकेनिकली कर रहे थे, तुम्हें पता लग गया तो वो ऐसा करेगा तो तुम ऐसे ही कर रहे थे। तो उसने बोला, पॉल ने बोला
कि मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि मैंने हर बार उस पार्ट को जिया है, मतलब हर बार वो मेरे पास नई तरह से आया है। तो नो, दैट वॉज नॉट द इम्प्रेशन दैट केम टू द स्पेक्टर्स। कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता उसके साथ जो उसको प्ले कर रहा है। एक्टर्स ऑफ द स्कूल वी आर डिस्कसिंग डू व्हाट यू डिड। कह रहा है कि जो स्कूल में एक्टिंग सिखाई जाती है उस टाइम बहुत क्रेज था स्कूल का, और ये थिएटर में बहुत कम लोग सीखते थे, आज भी खैर यही है। एक्टर्स ऑफ द स्कूल, मतलब ये मैंने पढ़ दिया, एट फर्स्ट दे फील द पार्ट बट व्हेन वंस दे हैव डन सो दे डू नॉट गो on feeling it anew. They merely remember and repeat the external moments, innotations and expression they worked on at first, making this repetition without emotion. अभी आपको बता रहे हैं कि जो एक्टर है और के स्कूलों के वो ऐसा ही करते हैं। वो पहले तो अपना फिक्स एक बार वो फील कर लेते हैं, उसके बाद उसको वो एक्सटर्नली शो करते हैं, इंटरनली घंटा कुछ नहीं सोचते, सॉरी मतलब वो कुछ नहीं सोचते, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो बस एक्सटर्नली मैकेनिकली करते रहते हैं। बाकी हाँ, वो बोलते तुम्हारी तरह ही है, जैसे तुमने बोला कि वो करते हैं। दे थिंक दे आर श्योर टू गिव द राइट परफॉर्मेंस इफ दे मेरली रिकॉल हाउ दे डिड इट व्हेन दे फर्स्ट गॉट इट राइट। अब वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा वो याद करके कि मैंने फर्स्ट टाइम कैसे किया था। दिस इज एप्लीकेबल इन सम डिग्री टू द प्लेसेस वी पिक्ड आउट इन योर प्लेइंग ऑफ लेगो। हमें काफ़ी जगह ऐसा ही महसूस हुआ कि तुमने वही किया जो वो लोग कर रहे थे। ट्राई टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड एज यू वेंट ऑन विद योर वर्क। अब ये याद करने की कोशिश करो कि क्या हुआ था जब तुम अपना ये जो प्रोसेस है ये काम करने लग रहे थे। पॉल सेड दैट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क इन अदर पार्ट्स ऑफ द रोल और विद द अपीयरेंस ऑफ लेगो इन हिज मिरर एंड ही फाइनली ट्राइड टू कॉपी एन एक्वेंटेंस हुज अपीयरेंस सीम टू सजेस्ट अ गुड एग्जांपल ऑफ वीकनेस एंड कनिंग। कह रहा है कि मैं जब इस पार्ट को तैयार कर रहा था तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी लेगो के अपीयरेंस से। जब मैंने शीशे में देखा तो मैंने एक कॉपी किया, एक एग्जाम्पल जो दिखने में बहुत ही हरामी और चालू टाइप का था। सो यू थॉट यू कुड अडेप्ट हिम टू योर ऑन यूजेस। तो जो डायरेक्टर है वो पूछता है कि तुमने सोचा कि मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ अपने काम के लिए। यस, उसने बोला हाँ। Well then what were you going to do with your own qualities? तो वो पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे अंदर जो खुद की खूबी हैं उसका तुमने कैसे यूज़ किया, क्या फ़ायदा हुआ उसका। To tell the truth, I was simply going to take on the external mannerism of the acquaintance, admitted Paul frankly. उसने साफ साफ फ्रैंकली बिल्कुल ही मतलब बिना कुछ सोचे समझे बता दिया सच्चाई कि मैं उसके एक्सटर्नल के बारे में सोच रहा था कि मैं एक्सटर्नल ऐसे बना लूँगा, इनर का उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। दैट वॉज अ ग्रेट मिस्टेक। जो डायरेक्टर उसने रिप्लाई किया कि ये बहुत ही अच्छी गलती थी। एट दैट पॉइंट यू वेंट ओवर टू शेयर इमिटेशन विच हैज़ नथिंग टू डू विद क्रिएटिवनेस। कह रहे वो तुम इमिटिएट कर रहे थे, इमिटिएट को हिंदी में इमिटिएट कर रहा था, मतलब वो तुम मैं सोच रहे थे एक तरह से, लेकिन इसका क्रिएटिव काम से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो पॉल पूछता है व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल एसिमिलेट द मॉडल, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, यू स्टडी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अप्रोच, द टाइम, द कंट्री, कंडीशन ऑफ लाइफ, बैकग्राउंड, लिटरेचर, साइकोलॉजी, द सोल, वे ऑफ लिविंग, सोशल position and external appearance. Moreover, you study character such as custom, manners, movement, voice, speech, intonation. All this work on your material will help you to permeate it with your own feeling. Without all this, you will have no art. तो वो कह रहा है कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, कम से कम भी इसने 30 चीज़ बता दी होंगी। इन सब चीज़ों को जब तुम ध्यान में रखोगे, सोचोगे उस कैरेक्टर के लिए, तो तुम्हें कहीं जा कर के जो आपका कहते हैं उसकी फीलिंग है वो समझ में आएंगी और तुम इसको कहोगे आर्ट। मतलब अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो वो आर्ट नहीं है। अगर कोई इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा तो उसको कम से भी कम 3 से 4 महीने तो उस कैरेक्टर के लिए चाहिए, और 3 से 4 महीने मतलब रेगुलर डेली आप उसके बारे में कुछ सोचोगे, कुछ समझोगे, ये सब चीज़ें तैयार करोगे, तब जा करके आपको वो करेक्टर जो है समझ में आएगा, और इसको बोलेंगे एक आर्ट। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो अक्षय कुमार,
उनकी तो मूवीज़ मे बी एक साल में 3 या 4 आ जाती हैं, तो वो इसको 1% भी फॉलो नहीं करते होंगे। आयुष्मान खुराना भी नहीं करता होगा। कुछ ऐसे एक्टर हैं जैसे कि आप जानते हो, नवाजुद्दीन हो गए, हमारे ओमपुरी जी थे, इरफान खान, और राजकुमार राव भी हैं। राजकुमार राव भी बहुत मतलब वो भी ऐसे करेक्टर नहीं करते हैं। बाकी आपने एक मूवी अगर नहीं देखी है तो 100% देखना, मसान है। उसमें जो विक्की कौशल ने काम किया है, विक्की कौशल नाम है उन्हीं का, उनका, हाँ विक्की कौशल ही है। तो उन्होंने जो काम किया है वो काम ऐसा नहीं किया कि मसान की शूटिंग करनी है अक्षय कुमार की तरह, आज सुबह है शाम को एक सीन ख़त्म, चलो कर दिया काम। उसमें उन्होंने कम से भी कम 3 या 4 महीने, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, 3 या 4 महीने तक सिर्फ वो उस घाट पे रहे थे जिस घाट में वो शूटिंग हुई थी, ताकि वो जान पाएँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में ना उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम कैसी? प्रॉब्लम ऐसी कि घाट पर लोगों की लाश जल रही है, उसको पानी में बहाया जा रहा है। ये देख करके नॉर्मल आदमी को बहुत प्रॉब्लम होगी, वो कैसे शूट करेगा। लेकिन उसको उस करेक्टर को अच्छे से करना था, समझना था, तो इसीलिए उसने सब कुछ किया। उसने जहाँ पर शूट हुआ था वो पूरा उसने 3-4 महीने आराम से घूमा, देखा एक एक चीज़ों को। उसमें उसने डायलॉग तैयार नहीं करे, कुछ तैयार नहीं, उसमें सिर्फ उसने करेक्टर को तैयार किया। जो इसमें ये सब चीज़ें मेंशन है ना, ये सब चीज़ों को उसने नोट आउट किया और वो सब चीज़ें उसने सॉल्व करी। उसके डायरेक्टर ने बहुत हेल्प करी, इसलिए एक अच्छा डायरेक्टर मिलना बहुत ज़रूरी है। अब काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, और वो भी कर सकते थे कि घाट वाले सीन पे ग्रीन स्क्रीन लगाई, दिखा दिया घाट, और वहाँ पे वो एक्टिंग कर रहा है, हो रहा है काम। लेकिन वो आर्ट नहीं होगी, वो कोई क्रिएटिव काम नहीं होगा, वो बस एक मूवी हो जाएगी पैसा कमाने वाली। तो इन सब चीज़ों को, सॉरी मैं थोड़ा सा भटक गया, ये और लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इन अगर आपको कोई भी, मैं एक वीडियो बनाता हूँ इसमें, और आपको उसमें कोई पॉइंट या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इसमें टॉपिक है जो आपको लगता हो, इस बुक में नहीं, किसी भी बुक में एक्टिंग से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या फिर आपको कोई टॉपिक लगता है कि यार मुझे ना इसके बारे में जानना है, कुछ बातें करनी है किसी से, तो मैं उसके ऊपर वीडियो 100% बनाऊंगा। चाहे एक बंदा बोलेगा, मुझे ज़रूरत नहीं है कि 50 लोग बोले, इतने मेरे को जानते ही नहीं है। एक बंदा भी बोलेगा तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बताऊंगा, और जो इंटरेक्शन होगा उसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कुछ मतलब किया है, तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और पता चल जाता है कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा मैं मतलब वो वीडियो थोड़ी कॉमेडी भी हो जाएगी और थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा बात करने में। अब आगे बढ़ते हैं सीरियस काम पे। When from this material a living image of the role emerges, the artist of the school of representation transfer to it to himself। अब मुझे फिर दोबारा ब्लैकआउट हो रहा है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है सही से। तो कहता है कि जब हम इस तरह से काम करने लग जाते हैं तो हम इस क्या कहते हैं, जो इस अपने स्कूल की, जो आर्ट के स्कूल की रिप्रेजेंटेशन है, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं खुद के अंदर। दिस वर्क इज कॉन्सेंट्रेटली, क्या लिखा है ये, छोड़ो इसको, डिस्क्राइब्ड बाय वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्कूल, द फेमस फ्रेंच एक्टर, इसका नाम समझ में नहीं आ रहा, द एल्डर। द एक्टर creates his model in his imagination, and then just as does the painter, he takes every feature of it and transfer it not on to canvas। क्या है ये साला, बिल्कुल ही ब्रेकआउट हो गया, इतनी देर तक देख रहा था ना, बट ऑन टू हिमसेल्फ। ठीक है ना। तो इसमें यही बताया है कि जो एग्जाम्पल दिया एक फ्रेंच के एक्टर का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक एक्टर है अच्छा, वो सिर्फ इसलिए काम नहीं करता कि वो मतलब अगर एक्टर है तो वो इसलिए काम नहीं कर रहा है कि वो स्क्रीन पे दिखे जो अच्छा होगा। जो पेंटर होगा वो इसलिए नहीं करेगा कि उसने एक कुछ भी पेंटिंग बना दी है और वो बस उसको देख रहा है और वो उससे खुश है, लेकिन वो अपने आप के लिए बनाता है कि ये चीज़ मैंने बनाई है, इसमें मेरे को क्या फीलिंग आ रही है, क्या फील हो रहा है। चाहे वो एक पेंटर भी हो, वो भी इतना कुछ सोचता है और फिर अपने अंदर भी वो जहन में रखता है उस पेंटिंग को। ये नहीं कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बना दिया। बट ऑल दिस इज फ्रैटफुली डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड करेगी, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड होता है। द एक्टर डज नॉट लीव, ही प्लेज। He remains cold toward the object of his acting, but his art must be perfection. And to be sure, added the director, the art of representation demands perfection if it is to remain an art. ये कह रहा है कि आप जो एक्टर है वो जीता नहीं है, वो उसको प्ले करता है। वो बहुत ही उसके जो एक्टिंग का ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्टिंग का हर चीज़ का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको कैसे उसको अचीव करना है, जो उसके एक्टिंग का ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए परफेक्ट होना चाहिए।
एंड टू बी श्योर, उसने कहा ये ध्यान रखना चाहिए, जो आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो परफेक्शन मांगती है आर्ट के अंदर। आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन में ये होता है, आपकी जो आर्ट है वो परफेक्ट होनी चाहिए। द कॉन्फिडेंट आंसर बाय द स्कूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज दैट आर्ट इज नॉट रियल लाइफ, नॉट इज इट इवन इट्स रिफ्लेक्शन। कह रहा है कि आर्ट एक असल ज़िंदगी नहीं है, ना ही ये रिफ्लेक्शन है असल ज़िंदगी की। आर्ट इज इन इटसेल्फ अ क्रिएटर, इट क्रिएट्स इट्स ऑन लाइफ ब्यूटिफुल बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। जो एक आर्ट है वो खुद में बना हुआ है, खुद में उसने अपनी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी बनाई हुई है, और जो लिमिट, जो अपना जो हमारे जो समय है और जो हमारा स्पेस है, मतलब जो हमारी जगह है, उससे कहीं बढ़ कर के होती है ये। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट एग्री टू सच अ डिफेंस ऑफ दैट यूनिक परफेक्ट एंड अनअटेनेबल आर्टिस्ट आवर क्रिएटिव नेचर। करके मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम इसको परफेक्ट माने एक आर्टिस्ट जो है, एक आर्टिस्ट क्रिएटिव काम करता है। आर्टिस्ट ऑफ द स्कूल रीजन दिस वे, द थिएटर इज a convention and the stage is too poor in resources to create the illusion of real life. Therefore, the theater should not avoid conventions. करें कि जो एक थिएटर होता है उसकी जो स्टेज होती है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं, इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, इसमें पूरे में इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक स्टेज होती है थिएटर स्पेशली, उसमें आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप उस चीज़ को उस लेवल तक दिखा पाओ कि उसमें वो सच्चाई मिले, उसमें वो आपको एक रियलिस्टिक और उस तरह की चीज़ें आप उस लेवल पर दिखा सको, जो कि हमारा अब कैमरा में पॉसिबल हो चुका है। तो इसमें वही बताया कि थिएटर में हम इतना कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम उतना ही रखते हैं जितना हम लोगों तक पहुंचा सकें कम रिसोर्सेज में। यू कैन रिसीव ग्रेट इम्प्रेशन थ्रू दिस आर्ट बट दे विल नीदर वार्म योर सोल नॉर पेनिट्रेट डीपली इनटू यू। तुम उससे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हो आर्ट पर, बट तुम्हें ना वो तुम्हारे अंदर वो उस तरह तक पहुंच पाएगा, ना आपको अंदर से झंझोड़ पाएगा, ठीक है ना। देयर इफेक्ट इज शार्प बट नॉट लास्टिंग। उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ही शार्प होगा, मतलब आपको एकदम से अंदर चुभेगा, मतलब शार्प मतलब चुभेगा ही नहीं, मतलब तुम्हें याद भी रहेगा, मतलब कैसे समझाऊँ मैं, मतलब मेरे कहने लो यही है कि कोई भी आप चीज़ देखोगे तो आपको लगेगा यार क्या हो रहा है, लेकिन वो बहुत टाइम तक नहीं रहेगा, कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे। Whether your faith is aroused, only what can be accomplished through surprising theoretical beauty, or pathos lies with the bounds of an art but delicate, but even under the to term technique they call for nature emotions at the very moment in which they appear before you in the flesh. They call for the director cooperation of nature itself, nevertheless representing that part, since it follows our process in part must be acknowledged creative art. तो जैसे कि मैंने इसमें बहुत देर तक देखा और फिर दोबारा मेरे को कुछ यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था, तो मैंने थोड़ा आराम से पढ़ दिया, सॉरी। तो इसमें यही बता रहा है कि ये सारा मतलब इसने सारा कुछ यही खेल बताया है कि ये बेसिकली बेस्ड है बुक थिएटर के ऊपर। तो इसमें थिएटर के ऊपर बताया कि थिएटर में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक स्टेज में आपको कैसे कैसे टेक्निक्स करनी चाहिए, मतलब इसमें कुछ डीपली नहीं बताया, इसमें बताया है कि थिएटर जो है उसको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि थिएटर पे ही काम हो रहा है। अब इसका जो थर्ड है वो स्टार्ट हो गया है, तो इसका मैं हाफ ही पढ़ पाऊँगा, क्योंकि नहीं तो आप लोग खुद परेशान हो गए मेरी वीडियो देख करके इतनी लंबी। इसके बाद मैं अगला पार्ट बना दूँगा, और सॉरी ये थर्ड कंप्लीट करूँगा, मैं पूरा पढ़ूँगा थर्ड, चाहे कितनी भी लंबी वीडियो बने। इसके बाद क्योंकि फोर्थ और फिर फिफ्थ नहीं फोर्थ ही है, लेकिन 3 पेजों का है, फिर ये अगली वीडियो में बन जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट आवर लेसन टुडे ही ऑलवेज फील्स वेरी डीपली व्हाट ही डज ऑन द स्टेज। तो कह रहा है कि आज हमारे लेसन में उन्होंने बताया कि वो बहुत ही, मतलब एक जो लड़की है उससे बोला ग्रीशा ने कि मैं बहुत डीपली, बहुत ही फील करती हूँ अंदर तक जब मैं स्टेज पे कुछ भी कर रही होती हूँ। तो इसमें डायरेक्टर ने रिप्लाई दिया, एवरीवन एट एवरी मिनट ऑफ हिज लाइफ मस्ट फील समथिंग। हर किसी को हर समय में कुछ ना कुछ महसूस होता ही है। ओनली द डेड हैव नो सेंसेशन। सिर्फ जो मरे हुए हैं उन्हें कोई सेंसेशन नहीं होती, कुछ फील नहीं होता। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो वट यू आर फीलिंग ऑन द स्टेज बिकॉज इट ऑफन
happens that the most experienced actor work out at home and carry on the stage something which is neither important nor essential for their parts. कह रहे कि ये ऑफन देखा गया है ये कि जो हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं या फिर जिस हम फीलिंग के साथ जाते हैं, हम घर पर तो कुछ और फील करते हैं। बहुत ही बड़े बड़े एक्टर ने फील किया है कि हम घर पर तो कुछ और फील करते हैं, लेकिन जब हम स्टेज पे पहुंचते हैं तो कुछ और ही ले जाते हैं, उसका और ही पहुंचा देते हैं, और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एसेंशियल नहीं होता। दिस हैपन टू ऑल ऑफ यू, ये सबके साथ होता है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स शोड ऑफ देयर वॉइसेज, इफेक्टिव नोटेशन, टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग, अदर्स मेड द स्पेक्टेटर लाफ बाय देयर लिवली एक्टिविटी, बुलेट जैम्स, डेस्परेट ओवर एक्टिंग एंड पेइंग देमसेल्व्स विद ब्यूटीफुल जेस्चर्स एंड पोज। इन शॉर्ट, व्हाट दे ब्रॉट टू द स्टेज वर नॉट व्हाट नीडेड फॉर द रोल्स दे वर पोर्ट्रेइंग। तो ये बता रहा है कि जैसे कि स्टेज पर जितने भी करेक्टर आए थे, जितने भी लोगों ने वो किया था, कोई अपने आवाज़ का शो ऑफ कर रहा है, कोई कुछ एक्टिंग की टेक्निक दिखा रहा है, कोई कुछ ऐसा हंस रहा है अलग से, कोई डेस्परेटली ओवर एक्टिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जेस्चर्स, कोई पोज बना ले रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि स्टेज पर मोस्टली लोग आते हैं अपने आप को शो ऑफ करने, और वो नहीं दिखाते जो ज़रूरी होता है। क्योंकि लोगों को कई बार, हर किसी को ये एक स्टेज पे लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यार मैं कुछ हट के दिखाऊं, मैं कुछ अच्छा दिखाऊं जिससे लोग मुझे देख के ताली बजाएं, कुछ वो करें। उसके चक्कर में जो ज़रूरी होता है वो हम दिखाते नहीं, क्योंकि काफ़ी बार कुछ ऐसी छोटी सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो दिखानी होती है, लेकिन लोग सोचते हैं यार इसको भी क्या दिखाऊँ मैं। मान लो वो किसी को कोई परेशानी है तो वो ऐसे सोचता है, तो वो सोचता है मैं ऐसे दिखाऊँगा तो मेरा जो प्रोफाइल है, मतलब मेरा जो फेस है वो दिखेगा नहीं, इससे मैं ऐसे सोचूं या ऐसे करूं। लेकिन उसमें ज़रूरत ऐसी होती है क्योंकि वो उस लेवल का डिप्रेस्ड है। तो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करके जो इंपॉर्टेंट होता है वो छोड़ करके जो नहीं इंपॉर्टेंट होता वो दिखा देते हैं, वो इसमें बताया। तो वो लड़की पूछती है अच्छा तो फिर जो हम लोग कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? उसने कहा मैकेनिकल एक्टिंग सीधा। टू बी श्योर नॉट बैड ऑफ इट्स काइंड, लेकिन वो बुरी वाली नहीं कर रहे हो। हाँ, आप लोग ये जो कर रहे, सॉरी बहुत फास्ट पढ़ दिया मैंने, क्योंकि मैंने ये लाइन बहुत बार पढ़ी थी, मुझे समझ में नहीं आई, मुझे पता है इसमें क्या लिखा है। हाँ, तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो मैकेनिकल एक्टिंग आपने करी अभी, और ये भी अच्छी तरह की, क्योंकि इस मैकेनिकल एक्टिंग में हमें कुछ देखने को मिला, उससे हम एंटरटेन हुए। वैसे काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैकेनिकल एक्टिंग भी बहुत घटिया करते हैं, आप लोग जानते होंगे बॉलीवुड में बहुत सारे हैं जो मैकेनिकल एक्टिंग भी, मतलब वो करते तो सभी, मतलब मोस्टली लोग मैकेनिकल है, लेकिन उनकी मैकेनिकल एक्टिंग भी इतनी घटिया होती है कि आपको क्या बताऊँ। मतलब ये कह रहा है कि अच्छी है आपकी। आई शॉल ओमिट द लॉन्ग डिस्कशन रेज बाय द क्रिशा और जंपली डायरेक्टली टू एक्सप्लेन बिकॉज़ कह रहा कि मैं सीधा डायरेक्टली उस कंक्लूजन पे आता हूँ, एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ कि आपको कैसे अपनी बाउंड्रीज को डिवाइड कर देना चाहिए जिससे कि आप एक मैकेनिकल एक्टिंग को अलग कर पाएँ। देयर कैन बी नो ट्रू आर्ट विदाउट लिविंग। ये फिर दोबारा वही कह रहा है कि कोई भी आर्ट एक सच्ची आर्ट नहीं है बिना उसको जिए हुए। इट बिगिंस विद द फीलिंग कम्स इनटू इट्स ओन। ये वही है कि जो आपकी फीलिंग है वो खुद ब खुद आती है। एंड मैकेनिकल एक्टिंग, ग्रीशा ने पूछा कि और मैकेनिकल एक्टिंग क्या है? दैट बिगिंस वेयर क्रिएटिव आर्ट एंड्स। In mechanical acting, there is no call for a living process and it appears only accidentally. इसके लिए वो कहता है कि इस आर्ट को आप ये जो है ये क्रिएटिव आर्ट नहीं है, मतलब सॉरी, ये जब शुरू होती है जब क्रिएटिव आर्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है। मैकेनिकल एक्टिंग में क्या होता है, कोई भी आपको लिविंग द प्रोसेस जो है कि आपको जीना है कैरेक्टर में, ये नहीं है, और ये अपने आप एक्सीडेंटली आपके पास पहुंच जाता है। मैकेनिकल जो पार्ट होता है, यू विल understand this better when you come to recognize the origins and methods of mechanical acting which we characterize as rubber stamps। करें कि ये तुम जब समझोगे अच्छी तरह से जब तुम इसके ओरिजिन, मतलब कैसे बना मैकेनिकल एक्टिंग और क्या क्या मेथड है मैकेनिकल एक्टिंग के, जब भी आप जानोगे, जिसको हमने एक रबर स्टैम्प का नाम दिया है, तो आप समझ पाओगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। टू रिप्रोड्यूस फीलिंग यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई देम आउट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस। अपनी फीलिंग को दोबारा से जगाने के लिए या बनाने के लिए तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद के एक्सपीरियंस को। बट एज मैकेनिकल एक्टर्स डू नॉट एक्सपीरियंस फीलिंग्स, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस देयर एक्सटर्नल रिजल्ट्स। क्योंकि जो मैकेनिकल एक्टर्स हैं वो एक्सपीरियंस, मतलब वो फीलिंग को जब फील ही नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे एक्सटर्नल रिजल्ट को। जैसे कि अगर आप अंदर से सोच ही नहीं पा रहे हो कि आप दुखी हो, तो आप दुखी कैसे होगे? दुखी होना मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे दुखी हो गए, मैं दुखी हूँ। दुखी होना मतलब आप लिटरली दुखी हो और आप ऐसे नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे भी हो फिर भी एक पता चल रहा है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। एक
मूवी है, उसका नाम मैं भूल गया, कॉल मी बाय योर नेम ऐसे कुछ है, हॉलीवुड की है। उसमें लास्ट का सीन है, वो आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये बंदे ने क्या किया है। वो सिर्फ ऐसे रहता है और ऐसे ही रहते रहते उसकी आंख से आंसू आने लग जाते हैं। मतलब पहले आंख आपको दिखेगा एक एक चीज़ कि कैसे उसकी आंख में आंसू बन रहा है, फिर वो निकल रहा है, क्योंकि वो फील कर रहा है उसको। ऐसा रियल लाइफ में हमारे साथ होता है, हमें कुछ चीज़ बहुत बुरी लगती है तो हम अपने आप सोचते हैं और हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे ही रहते हैं, लेकिन हमारी आंख से आंसू आने लग जाता है। वो चीज़ कैप्चर करना और उसको रियली करना, वो होता है एक आर्ट, जो कि बॉलीवुड में तो मैंने अभी तक देखा नहीं होगा, शायद मैंने नहीं देखा होगा। लेकिन कॉल मी बाय योर नेम मूवी देखना, आप मूवी भी अच्छी लगेगी, इंग्लिश में है, और साथ ही में उसका जो लास्ट वाला सीन है वो तो ज़रूर देखना भाई, हिल जाओगे देख करके। अब आगे बढ़ते हैं। With the aid of his face, mimicry, voice and gesture, the mechanical actors offer the public nothing but the dead mask of non-existent feeling। कह रहे कि अपनी मिमिक्री या अपने चेहरे से या फिर अपने वॉइस से या फिर अपने जेस्चर से मैकेनिकल एक्टर जो है वो पब्लिक को कुछ नहीं देते, एक डेड मार्क्स दे देते हैं जिसकी कोई फीलिंग ही नहीं है। फॉर दिस देयर हैज़ बीन वर्कड आउट अ लार्ज एरोसमेंट ऑफ फीलिंग थ्रू एक्सटर्नल मीन्स। बस वो कैसे ना कैसे एक्सटर्नल तरीक़ों से अपनी बात को आगे तक पहुँचा देते हैं। सम ऑफ दीज एस्टेब्लिश्ड क्लीशे have become traditional and are passed down from generation to generation, as for instance spreading your hand over your heart to express love or opening your mouth wide to give the idea of death. Others are taken ready-made from the talented, such as rubbing the brow with the back at the head. Still others are invented by actors for themselves। अब ये कह रहे हैं कि क्लीशे एक वो बना दिया, जैसे हमारे बॉलीवुड में स्टार्टिंग में था कि एक डाकू होने के लिए आपके यहाँ पे मस्ता होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए, कानपुरी चाकू होना चाहिए, या फिर जैसे इसमें बताया है कि क्या कहते हैं, हम प्यार को शो करने के लिए दिल पे हाथ रखते हैं और मरने के लिए हम ऐसे कर लेते कि हमारा मुंह पूरा खुला है, इसका मतलब हम मर गए हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है मैकेनिकल चीज़ें कि ऐसा है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, मतलब जो अच्छा एक्टर होगा ना, वो अगर कोई छोटे मोटे ऐसे जो ये जो काम होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा छोटा, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो कम प्रोजेक्ट कम बजट में कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। छोटा से मेरा मतलब ये है कि वो लोग इस लेवल की एक्टिंग को जानते नहीं है, तो आप लोग जब उनको अच्छे लेवल का कुछ करके दोगे, आपको कोई सीन बताया, आप उसको अच्छे लेवल से जिस तरह से आपने पढ़ा है इन सब चीज़ों में उस तरह से करके दोगे तो उसको लगेगा कि ये तो फीका है, इसमें तो मतलब अब इसको रोना है लेकिन ये ऐसे नहीं रो रहा है, फिर इसको हंसना है तो ऐसे नहीं हंस रहा है, तो अलग तरह से स्माइल कर रहा है बस। जब इसको डायलॉग ये तो परेशान होकर बोलना चाहिए, तो बिना परेशान हुए बोल रहा है, ये तो बहुत गलत कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपनी परेशानी हमेशा बताना चाहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हंसी मजाक में अपनी परेशानी बता देते हैं, जिससे कि क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन लंबी बहुत वीडियो हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यही मतलब था कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो, तो लेकिन आप जो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, लोग आपको सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप लोग ये सोचने लग जाते हो कि यार शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैंने कुछ गलत किया है, मुझे एक्टिंग नहीं आती। तो ये सोचना बहुत गलत है। काफ़ी बार गलती आपकी नहीं होती, गलती सामने वाले की होती है। लेकिन आप एक अच्छे तरह से कर रहे हो तो कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा, उसको प्रैक्टिस में करते रहो, उससे कभी ना कभी आपको कोई ना कोई ऐसे बड़े लेवल का आदमी देखेगा और वो पहचान जाएगा आपके कैलिबर को कि आपके अंदर वो चीज़ है, आप वो कर रहे हो। तो वो आपको सीधा ही, जितने भी अच्छे एक्टर हैं ना, उनको ऐसे ही मुकाम मिला है। उनको कोई नहीं पूछता है स्टार्टिंग में, सब पूछते कि ये क्या करेगा क्या करेगा। हमारे पंकज त्रिपाठी हैं, वो क्या एक्टिंग करते हैं लेवल की, लेकिन स्टार्टिंग में कौन पूछता था, उन्हें लगता था यार ये तो ऐसी है। उनके इंटरव्यूज़ देखो आप, जो मैं बता रहा हूँ यही बताएंगे वो, क्योंकि ये बुक में भी लिखा है और ये सब मतलब NSD में स्पेशली जो पढ़ते हैं उनको ये सब बताया जाता है कि ऐसा होता है। खैर इस बुक पे आ जाते हैं। अब मैं सिर्फ यही थोड़ा सा पढ़ूंगा, फिर मैं इसको बंद कर दूंगा। देयर आर स्पेशल वेज ऑफ रिसाइटिंग अ रोल, मेथड ऑफ डिक्शन एंड स्पीच। चलो ये हम नहीं करते हैं, ये रहने देते हैं, ये हम कल की वीडियो में करेंगे। कल की वीडियो में आपको ये सब कंप्लीट मिलेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वही मैं बोलूँगा फिर से, अगर आपको एक सेकंड मैं ज़रा इसको वो कर लूँ, मेंशन कर लूँ कि मुझे कहाँ से बताना है। वो कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अब सीधा वहीं ले चलता हूँ कि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड वीडियो देखनी हो, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ और आप लोग देखते नहीं हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएंगी। और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि कल ही आ जाएगी। तो ज़रूर देखना, अपना फीडबैक देना
और अगर आपको एक्टिंग से रिलेटेड भरपूर कंटेंट चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन तो दबा ही सकते हो। ये तो ऑब्वियस ही बात है, आजकल हर कोई बोलता है और आप समझ भी गए होगे। अब ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि नए लोग देखने आ जाते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी अपना क्रिएटिव माइंड चलाते रहिए, क्योंकि हमें काम तो भाई क्रिएटिव माइंड से ही मिलेगा।